तो दोस्तों आज हो गया 14 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही मंद पड़ रही है, लेकिन सरकार अब बिना लापरवाही बरते कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को कोरोना रोधी टीका लगाना चाहती है। इसके लिए शहरों में तो बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले अभी भी टीके की किल्लत से जूझ रहे हैं। हालांकि जल्द ही ये समस्या भी दूर होने वाली है, क्योंकि देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों तक जल्द ही ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुँचाई जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से HLL इंफ्राटेक सर्विस लिमिटेड ने शुक्रवार को इस संबंध में अनमेन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की हैं। कंपनी ने आवेदन के लिए प्रपत्र भी जारी कर दिया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस में लौटने के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी के भी ममता बनर्जी की छाव में लौटने को लेकर अटकलें तेज हो गई है। लगातार दूसरे दिन वो किसी TMC नेता के घर पहुंचे हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद फिर से तृणमूल कांग्रेस में जाने की तैयारी में हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को कहा है कि जो लोग बिना त्याग के सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें जाने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने शुक्रवार को कहा था कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कुछ लोगों को पार्टियां बदलने की आदत होती है। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने बंगला भाषा में ट्वीट किया है कि अगर किसी को भाजपा में रहना है तो उसे बलिदान देना होगा। जो केवल सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं वो भाजपा में नहीं रह सकते, हम उसे नहीं रखेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही चुनावी राजनीति फिर से जोर पकड़ने लगी है। बंगाल के चुनाव नतीजों ने जहां भाजपा को मंथन करने के लिए मजबूर किया, तो वहीं विपक्ष में नई उम्मीद जगी है। अगला बड़ा मोर्चा अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी सियासत गरमा रही है। आपको बता दें कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में भाजपा दोहरे मोर्चे पर काम कर रही है। इसमें एक तरफ खुद को मजबूत करना शामिल है तो दूसरी तरफ विरोधियों को कमजोर करना है। साथ ही गठबंधन को एक बार फिर से मजबूत करने की भी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा की सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से सक्रिय हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सहयोगी दलों को साधा जा रहा है। जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार कर आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में 16 जून से मिलेगी छूट या बढ़ेगी पाबंदियां, जानिए बाजार खोले जाने को लेकर नीतीश सरकार के संकेत। जी आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार थमने के बाद बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाजार और दफ्तरों में धीरे धीरे रौनक लौट रही है। अनलॉक 1 की मियाद मंगलवार को समाप्त होने वाली है। हालांकि 16 जून से शुरू होने वाले अनलॉक 2 में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। माना जा रहा है कि जो व्यवस्था अभी लागू है इसी को हल्के फुल्के बदलाव के साथ बहाल रखा जाएगा। प्रतिबंधों में ज़्यादा ढील नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि अनलॉक 2 में क्या सहूलतें दी जाए और किन प्रतिबंधों को लागू रखा जाए, इस पर विचार विमर्श के लिए सोमवार या मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक संभव है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फिलहाल जो रियायतें दी गई है वो वर्तमान परिस्थिति के लिहाज से काफ़ी है। कोरोना की रफ्तार थमी ज़रूर है और ज़्यादा छूट दिए जाने से संक्रमण दोबारा तेज़ी से फैल सकता है। ऐसे में बाजार में भीड़ भाड़ ना हो और आवाजाही को लेकर कुछ पाबंदियों को लागू रखना ज़रूरी है। इसे देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि अनलॉक 2 में अभी के मुकाबले ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। आज की पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इसी महीने लखनऊ आकर मोर्चा संभाल लेंगी। इसके बाद चुनाव तक वो यूपी में ही डेरा डालेगी। जुलाई तक कांग्रेस के 150 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। बताया जाता है कि इसमें से 50 उम्मीदवारों को मौखिक तौर पर बोल भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनने के बाद से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यूपी के दौरे पर आती रहती है, लेकिन विपक्ष ने हमेशा से इन्हें टूरिस्ट बताया। विपक्ष का कहना है कि प्रियंका गांधी केवल घूमने आती है, उन्हें यूपी के लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। वो एक टूरिस्ट के रूप में आती है और वापस चली जाती है। यही कारण है कि प्रियंका गांधी इस बार लंबे समय तक यूपी में रहकर विपक्ष का मुकाबला करेंगी। आज की छठी बड़ी खबर, पूरे देश भर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी विस्तार की योजना में लगी हुई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोका था। वहीं अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए खबर सामने आई है कि यूपी में AIMIM 100 सीटों पर प्रत्याशी मैदान पर उतारने की तैयारी में है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में कुछ जगहों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में। अगर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तैयारी के साथ इन सीटों पर मैदान में उतरते हैं तो सबसे अधिक नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। दरअसल यूपी में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का आधार वोट माना जाता है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के आ जाने से मुस्लिम वोटों की मारामारी अधिक
हो जाएगी, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। Also raised issue of GST on important medicine, emergency medicine, including oxygen and oximeter. It has GST. What appeal as a member of? Waive it off for next 6 months, for God's sake. Waive it off, please. Doesn't this government want to save any more lives? Waive it off, for God's sake. क्या करेंगे पैसा रख के जब लोगों की लाशों के अंबार खड़े हुए हैं? When people the deaths are piling up, when cremation grounds are not stopping from doing the funeral rites of people who are dying, graveyards are full. In some Muslim graveyards, not even a single grave is being made. A big grave is dug and people are putting 10, 5, 6 bodies in that. What advice you will give to central government as well as state government, different state government? You see, it's not an advice. I am only telling the Prime Minister, will he rise up to his constitutional duty of saving the lives of people of India or not? You must rise up and save the lives of people of India. You cannot stop doing this dramatics, all this emotional blackmail which you are doing. Do something on the ground. Nothing is happening on the ground. Atmanirbhar Bharat, what Atmanirbhar? My foot Atmanirbhar Bharat. If Atmanirbhar Bharat was there, why do you require help from oxygen from Saudi Arabia? Why do you require oxygen from other countries? What is Atmanirbhar Bharat? Please tell me. If Atmanirbhar Bharat is there, people call me at in the morning 2 a.m. we require remedies for Taslim is off. Where is it? Where can I get? What Atmanirbhar Bharat is talking about? They have failed completely in discharging their constitutional duty. You fear under lockdown, sir, or you will support under lockdown? I have written an article in Telangana Today last year opposing the lockdown. I stand by my article which I have written. Please read that. You are not able to give them any help. You are not able to give them any relief. Though for 2 months you are saying we'll give them rice and that. Kya hai? What is that? How will a poor man or any human being survive on that? Now, Home Ministry has announced relief for 80 crore people, sir. What relief? They'll provide food grains to 80 crore people. Apart from these, they have been only announcing. In reality, what is happening on the ground? Nothing is happening. Nothing is happening on the ground.